नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और शुरू हो चुका है क्लियर कट। क्या बिहार चुनाव के रिजल्ट से कांग्रेस ने यह सबक नहीं सीखा कि बिहार में चाहे कोई मुद्दा चला हो या ना चला हो, लेकिन एक बात बिल्कुल क्लियर है कि राहुल गांधी ने वोट चोरी वाला जो मुद्दा उठाया था वो बुरी तरीके से फेल हो गया है। या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस सबक सीख भी गए हों, लेकिन फिर भी वो इस मजबूरी में वोट चोरी वाला बैनर लहरा रहे हैं कि वोट चोरी का दोष अगर नहीं देंगे तो हार का ठीकरा उनके नेता राहुल गांधी के सिर पर फोड़ दिया जाएगा। यह सवाल मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूं क्योंकि एसआईआर और वोट चोरी को लेकर उठ रहे हर सवाल की पड़ताल इस पूरे मुद्दे को नए सिरे से बेतुका और बेसिर पैर वाला साबित कर रही है। आज भी आपके सामने ऐसी चौंकाने वाली कुछ रिपोर्ट्स रखूंगा, कुछ आंकड़े रखूंगा, लेकिन उससे पहले आपको कांग्रेस की मजबूरी की कुछ तस्वीरें दिखाता हूं। अपने नेता राहुल गांधी के बताए गए मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक संग्राम छेड़ रखा है। तो वीडियो की जो भाषा और ट्रीटमेंट की तो खैर बात ही क्या की जाए, इस बात पे आप फोकस कीजिए कि ऐसे वीडियो के जरिए कांग्रेस जो संदेश देना चाहती है वो क्या है और वो कितना सही है। कांग्रेस कह रही है कि एसआईआर के तहत ऐसे लोगों के वोट काटे गए जो सरकार से सवाल करते हैं, अगर दूसरे शब्दों में अगर कहें तो जो सरकार के विरोधी हैं। बिहार चुनाव के जीत के आंकड़े कैसे कांग्रेस की इस थ्योरी की धज्जियां उड़ा रहे हैं यह हम आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले जरा देखिए कि एसआईआर को लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ता कैसे सड़कों पर भी पूरा जोश दिखा रहे हैं। एक बार देखिए। तो इस शिमला और जयपुर ये दो जगह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और कांग्रेसी कार्यकर्ता अपने नेता के आदेश पर वोट चोरी और एसआईआर के खिलाफ सड़क पर उतरकर खूब हंगामा कर रहे हैं। इन्हें रोकने के लिए पुलिस को वाटर कैनन चलाना पड़ा। जयपुर की गुलाबी सर्दी में पानी पानी होकर भी कांग्रेसी कार्यकर्ता डटे रहे, बवाल चलता रहा। लेकिन एक सवाल यह है, सवाल यह कि जिस मुद्दे को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता तूफान मचा रहे हैं, बिहार के चुनाव में हारने के लिए चुनाव आयोग की जिस एसआईआर मुहिम को साजिश बता रहे हैं, वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, अगर वाकई साजिश है तो एनडीए की तो बिहार चुनाव में के नतीजों में इसकी झलक दिखाई देनी चाहिए थी। लेकिन आंकड़े कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल ही नहीं हुआ। और क्यों नहीं हुआ हम आपको जरा सिलसिलेवार तरीके से दिखाते हैं। तो जरा देखिए, ये आंकड़े हम आपको दिखाते हैं बिहार की वो टॉप सीटें जहां सबसे ज्यादा अयोग्य वोटर हटाए गए, यानी कि एसआईआर में जहां सबसे ज्यादा वोट काटे गए, सो कॉल्ड सबसे ज्यादा वोट डिलीशन हुआ, वहां जो 5 टॉप सीटें थी इस तरह की, उसमें जीत के नतीजे किस तरह से दिखे। गोपालगंज, पूर्णिया, मोतिहारी, कुचायकोट, किशनगंज, ये 4 ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पर कि सबसे ज्यादा वोट डिलीशन हुआ। कितना हुआ? 56,000 से लेकर, या यूं कहिए कि 42,940, यानी कि 43,000 से लेकर के करीब करीब 56,000 57,000 तक के वोट काटे गए इन 5 विधानसभा क्षेत्रों में। लेकिन इन 5 विधानसभा क्षेत्रों में से 4 विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी और जेडीयू को जीत मिली और एक अकेली ऐसी किशनगंज सीट है जहां पर कि कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। अब इसको देखने के बाद आपको एक बार ये ऐसा लग सकता है कि भाई ये तो ठीक कह रहे हैं राहुल गांधी और उनकी पार्टी कि जहां पर ज्यादा वोट डिलीशन हुआ, जहां ज्यादा वोट काटे गए या इलेक्टोरल रोल से जहां ज्यादा वोट हटाए गए, वहां पर बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन जीता है। भाई ये तो सही बात कह रहे हैं। आपको एक बार की एक झटके में ऐसा लग सकता है, लेकिन क्या यह सच है? जरा कुछ और आंकड़े हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले चलिए, हमने मान लिया कि यहां देखिए, ये जो आपको दिखा रहे हैं, अब वो सीटें दिखा रहे हैं आपको जहां पर कि सबसे कम वोट डिलीशन हुआ, यानी कि जहां पर कि सबसे कम वोटर हटाए गए इलेक्टोरल रोल से। वहां के नतीजे क्या कहते हैं? तो वहां उसमें है दरभंगा, चनपटिया, बेतिया, डेहरी, ऑनसोन और महुआ। ये जो 4-5 जो सीटें हैं, यहां पर जब चुनाव हुए, यहां पर देखिए वोट डिलीशन कितना हुआ। ये 2859 से लेके 6302 तक, यानी कि अगर देखा जाए तो कोई बहुत ज्यादा वोट नहीं डिलीट किए गए इन सारे विधानसभा क्षेत्रों में। लेकिन यहां के नतीजे क्या कहते हैं? यहां के नतीजे भी यही कहते हैं कि इसमें से
इसमें से 5 में से 4 जो है बीजेपी और उसके सहयोगियों ने यहां पर ये सीटें जीती। इसका मतलब यह है कि जहां एसआईआर में ज्यादा वोट काटे गए या जहां एसआईआर में कम वोट काटे गए, जीत के या यूं कहें कि जो चुनाव के नतीजे हैं उस पे उसका कोई ज्यादा फर्क नहीं दिखता, कोई ट्रेंड उसमें नहीं दिखाई देता, कोई ऐसा पैटर्न नहीं दिखाई देता कि जहां पर ज्यादा वोट काटे गए वहां पर तो बीजेपी जीत गई और जहां पे कम वोट काटे गए, जहां पर कम वोट डिलीट किए गए, वहां पर जो है वो राहुल गांधी की पार्टी जीत गई या उनके सहयोगी जीत गए। जीतना चाहिए था इन सब सीटों को उस हिसाब से, तो क्योंकि अगर एसआईआर का जो नई परिभाषा जो कांग्रेस के लोग गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि एसआईआर का मतलब कि सिलेक्टिवली वोट डिलीशन का मामला है, तो ये उन्हीं के सिर्फ वोट काटे जाते हैं जो कि सरकार के विरोधी होते हैं, तो इन सब सीटों पर तो वोट नहीं काटे गए, तो इस पर तो वोट उनको अच्छा वोट मिलना चाहिए था और उनको जीतना चाहिए था। लेकिन यहां भी 5 में से सिर्फ 1 सीट पर कांग्रेस जीतती है। ऐसा क्यों भाई? हमने इसी से जुड़ा हुआ एक और आंकड़ा निकाला कि जहां पर जैसे किशनगंज सीट, जहां पर देखिए जरा इसको हम दिखा रहे हैं, तो एक किशनगंज सीट जहां पर कि कांग्रेस ने जीत दर्ज की है, यहां 2020 में भी कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी और यहां पर सबसे ज्यादा वोट डिलीशन हुआ और कांग्रेस की माने तो वोट उनके उड़ाए गए जो कि सरकार के विरोधी हैं। तो जरा आंकड़े देखिए, 2020 में इनको 61,000 वोट मिले थे और इस बार वोट कितने मिले? करीब करीब 90,000 वोट, यानी कि 1.5 गुना। भाई यहां 42,940 यानी कि 43,000 वोट काट देने के बावजूद कांग्रेस को 1.5 गुना ज्यादा वोट मिला। कैसे भाई? ये तो जो वोट काटे गए, कांग्रेस तो कह रही है कि सब उनके लोग थे, ये तो उनके वोट काटे गए, नाम काटे गए जो सरकार के विरोधी थे, ये 42,000 43,000 लोग। फिर भी इनको 61,000 की बजाय 90,000 वोट कैसे मिल गया? नहीं मिलना चाहिए था ना, अगर इन्हीं के समर्थकों के वोट काटे गए तो। क्या बात, कौन सा लॉजिक बिना सोचे समझे बोलते हैं कांग्रेस को लोग, कई बार समझ में नहीं आता कि आखिर वो ये लॉजिक लाते कहां से हैं भाई। अब इसी तरीके से दरभंगा देखिए, दरभंगा विधानसभा सीट जहां पर कि सबसे कम वोट काटे गए वो उनमें से एक है, 2,859। जितने एसआईआर जितने भी विधानसभा क्षेत्रों में हुआ, सब में हुआ, उसमें जो सबसे कम वोट कटा वो दरभंगा में कटा था, सिर्फ 2,859 वोट कटे थे। भाई यहां क्या कह रहा है? यहां तो उस हिसाब से देखिए, 2020 में बीजेपी की जब जीती थी तो उसको 84,144 वोट मिले और 2025 में बीजेपी को 97,553 वोट मिले, यानी कि 2020 के मुकाबले 2025 में ज्यादा वोट मिले बीजेपी को। तो भाई यहां तो वोट नहीं कटा था, तो यहां पर आरजेडी और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे उनको भर भर के वोट करना चाहिए था गठबंधन को, महागठबंधन के उम्मीदवार को। इनको कम वोट पड़ना चाहिए था, क्योंकि वैसे तो अगर एसआईआर नहीं होता तो वहां महागठबंधन सरकार बना रही होती। तो यहां पर तो वोटों में दिखना चाहिए ना भाई कि जहां सबसे ज्यादा वोट कटे वहां आपको ज्यादा वोट मिल रहे हैं 1.5 गुना, और जहां सबसे कम वोट मिले वहां बीजेपी को ज्यादा वोट मिल रहा है। ये क्या मतलब है इसका? ये दोनों ऐसी बातें हैं, इतनी विरोधाभासी बातें हैं जिसका कि जिसको आप एक बार की देखेंगे तो आपको लगेगा कि भाई कांग्रेस जो कहती है उसमें कभी कोई लॉजिक होता भी है कि नहीं। इसी तरीके से बेतिया में भी हमने देखा, बेतिया में भी इसी तरह की चीज आपको दिखेगी कि 2020 में 84,000 और 2025 में 91,000 वोट मिले। यहां तो सिर्फ 6,000 वोट काटे गए थे, फिर भी कांग्रेस को ज्यादा वोट नहीं मिला। भाई मिलना चाहिए था ना सर उनको, कांग्रेस को ज्यादा वोट यहां, या महागठबंधन के प्रत्याशी को ज्यादा वोट मिलना चाहिए था ना, क्योंकि यहां तो वोट नहीं कटा, लेकिन वोट तो यहां बढ़ा बीजेपी का। तो ये जो बातें कही जा रही है ना कि वोट उन्हीं के एसआईआर में काटे जा रहे हैं जो सरकार के विरोधी हैं या जो कांग्रेस या विपक्ष के समर्थक हैं। भाई ये दोनों ही बातें ऐसी है जिसका कि कोई लॉजिक नहीं है, जिसके पीछे किसी तरह का कोई तर्क नहीं। तो चुनाव आयोग की तरफ से बार बार कहा गया है कि एसआईआर एक सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया है भाई, और जिसका एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। इसका पहला एजेंडा है फर्जी वोटिंग को रोकना, ये डुप्लीकेट नाम हटाने की प्रक्रिया है ताकि चुनाव निष्पक्ष और सही तरीके से हो। इसमें किसी समुदाय को स्पेशली टारगेट नहीं किया जाता है, यानी सभी के लिए एक समान प्रक्रिया है। और आपको याद होगा कि बिहार में भी विपक्ष ने पहले विरोध किया, लेकिन बाद में इसके खिलाफ कोई बड़ी शिकायत कहीं नहीं की गई। चुनाव आयोग ने कई बार कहा कि कोई आपत्ति हो तो आप बताएं, लेकिन कोई गंभीर आपत्ति सामने नहीं आई।
लेकिन जैसे बिहार में विपक्ष ने इस मुद्दे के जरिए अपनी चुनावी राजनीति को धार देने की कोशिश की है, वैसा ही सीन अब बंगाल में भी दिखाई दे रहा है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है और ऐसा लग रहा है कि इसके खिलाफ राज्य की जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, उन्होंने आसमान सिर पे उठा लिया। चुनाव आयोग पर आरोप लगा रही हैं कि जल्दीबाजी में यह मुहिम चल रही है और जिसके चलते दबाव में आकर बीएलओ अपनी जान दे रहे हैं। हालांकि ममता के आरोपों की पुष्टि होना भी बाकी है, लेकिन ये तो साफ दिख रहा है कि इसके जरिए बंगाल में भी सियासत को साधा जा रहा है। और जरा जो ममता बनर्जी कह रही हैं उसके पीछे भी लॉजिक को समझिए। भाई, बिहार में इतना बड़ा एसआईआर हुआ और एकदम नियत समय में हो गया। जो चुनाव आयोग ने जो टारगेट सेट किया जितने दिन का कि हां 1 महीने में सारा पुनरीक्षण हो जाना चाहिए, उसके बाद आपत्ति के लिए इतना समय, उसके बाद उसके सुधार के लिए इतना समय, जो भी डेडलाइन सेट किया उसके हिसाब से सारा ये जो एसआईआर का काम है वो पूरा हो गया। कहीं किसी ने आत्महत्या की बात तो छोड़िए, किसी ने शिकायत तक नहीं की कि हां भाई मैं बहुत दबाव में हूं। किसी बीएलओ ने यह नहीं कहा कि हां हमसे बहुत जबरन काम लिया जा रहा है या मैं बहुत तनाव में हूं इसकी वजह से। भाई, इतनी बड़ी आबादी, लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ। लेकिन बंगाल में एसआईआर इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना हुआ है, इस बात को समझने की कोशिश करिए। क्योंकि वहां की सरकार इसका विरोध कर रही है और सरकार विरोध कर रही है। और जो बीएलओ हैं वो कौन है? बीएलओ सरकारी कर्मचारी हैं। तो जिस राज्य में सरकार विरोध करेगी वहां के सरकारी कर्मचारी किस तरह का दबाव महसूस करेंगे या कर सकते हैं, इसका अंदाजा लगाना कोई मुश्किल काम नहीं है। और टीएमसी की जिस तरह की सियासत रही है, उनके कार्यकर्ताओं का जिस तरह का धौंस रहता है, जिस तरह की कई बार गुंडागर्दी सामने आती है, भाई बीएलओ दबाव में हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए चुनाव आयोग को नहीं बल्कि ममता बनर्जी को अपनी सियासत की तरफ झांक कर देखना चाहिए। अपने सियासत के तरीके पर पुनर्विचार करना चाहिए कि वो जिस तरह की राजनीति कर रही है क्या वो सही है। वरना बिहार में तो इतना बड़ा एसआईआर हो गया, किसी बीएलओ ने, किसी सरकारी अधिकारी ने नहीं कहा कि वो दबाव में है। लेकिन बंगाल में क्यों है, केरल में क्यों है, एक बहुत बड़ा सवाल है और जिसका जवाब चुनाव आयोग की बजाय वहां की सरकारों को देना चाहिए। तो क्लियर कट में अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि शशि थरूर पर कांग्रेसियों के गुस्से का चिली कनेक्शन आखिर क्या है। तो 2014 में जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है, देश के अंदर और बाहर कांग्रेस कई मौकों पर ऐसे मुद्दे उछालती रही है जिससे दुनिया भर में भारत की बदनामी ही हुई। कांग्रेस के उठाए हुए मुद्दों को पाकिस्तान से लेकर भारत विरोधी कई दूसरी ताकतों ने भारत को घेरने का जरिया बनाया है। भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सवाल उठाने से लेकर अल्पसंख्यकों से भेदभाव जैसे तमाम नैरेटिव कांग्रेस से शुरू होकर ही देश विरोधी ताकतों के हाथ तक पहुंचे। कांग्रेस हर बार इन आरोपों को हालांकि झटकती रही है, लेकिन गांधी परिवार के कल के आयोजन ने एक बार फिर से इस बात को हवा दे दी है कि कांग्रेस को एंटी इंडिया नैरेटिव खड़ा करने वाले, उसे गढ़ने वाले लोग क्यों बार बार पसंद आते। कल दिल्ली में 2024 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने चिली की मिशेल बैशले को इस पुरस्कार से नवाजा, जो कि चिली की पूर्व राष्ट्रपति और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की कमिश्नर रह चुकी। सोनिया गांधी ने पुरस्कार समारोह में किन शब्दों में मिशेल बैशले का परिचय कराया, पहले वो सुनिए और फिर बताऊंगा कि कैसे मिशेल को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार देने के पीछे एंटी इंडिया सियासत की कड़ी जुड़ती हुई दिखाई देती। I feel privileged to be able to say a few words on the life of another extraordinary, inspiring leader whom we are honoring. Former President Michelle Bachelet has seen at first hand loss, oppression, torture, and exile in her early years. Madame Bachelet's influence extended far beyond the borders of Chile and Latin America.
तो वैसे मिशेल बैचले बहुत प्रभावशाली नेता हैं और अपने देश से बाहर भी इनका तगड़ा प्रभाव रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं। लेकिन ये तो इनका कांग्रेसी परिचय, जबकि भारत में मिशेल बैचले की जो पहचान है वो उनके भारत विरोधी रुख के लिए ज्यादा रही। मिशेल बैचले चिली की लेफ्टिस्ट सोशलिस्ट पार्टी की नेता हैं और वो साल 2006 और फिर 2014 में चिली की राष्ट्रपति भी बनी, यानी कि 2 बार राष्ट्रपति रही चिली की। 2018 से 2022 तक वो संयुक्त मानवाधिकार आयोग की कमिश्नर रहीं और इस दौरान जो इनका कार्यकाल था वो भारत में ज्यादा सुर्खियों में रहा। 2018 से 2022 के इस कार्यकाल के दौरान उनकी भारत विरोधी छवि खुलकर दुनिया के सामने आई। मिशेल बैचले संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के मंच का इस्तेमाल एंटी इंडिया और प्रो इस्लामिक नैरेटिव को गढ़ने में उन्होंने, हिंदुत्व की विचारधारा पर उंगली उठाने, उसे बदनाम करने, इसका कोई मौका मिशेल ने कभी छोड़ा नहीं। अल्पसंख्यक अधिकार और बोलने की आजादी की वकालत के नाम पर भारत में देश विरोधी गतिविधि चलाने वाले संगठनों और चरमपंथियों के पक्ष में मिशेल संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच से बोलती रही। हिंदू आतंकवाद की जिस थ्योरी को कांग्रेस राज में प्रमोट किया गया था, इस्लामिक कट्टरपंथ के आतंक को छिपाने के लिए जिसे एक जरिया की तरह, एक टूल की तरह इस्तेमाल किया गया, हिंदू आतंकवाद की वो थ्योरी तमाम जांच पड़ताल के बाद अदालत में फेल हो गई। उस थ्योरी को भारत को बदनाम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के मंच से मिशेल ने अपने कार्यकाल के दौरान कई बार उठाया। हिंदुत्व टेरर, हिंदू एक्सट्रीमिस्ट, हिंदू टेररिस्ट, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में किया। जो कांग्रेस का खड़ा किया हुआ नैरेटिव था उसको उन्होंने पूरी दुनिया में आगे बढ़ाया। कश्मीर में मुसलमानों पर जुल्म, भारत में हाशिए पर धकेले जा रहे हैं मुसलमान और अल्पसंख्यकों की बोलने की आजादी दबाई जा रही है और वो धार्मिक हिंसा का शिकार हो रहे हैं। इस तरह की बातें मिशेल ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर लगातार किया। 2019 में मोदी सरकार ने कश्मीर में जब धारा 370 को हटाया तो उस दौरान जब उपद्रवियों पर नकेल कसा जा रहा था तब मिशेल ने उसे कश्मीरियों के मानवाधिकार का उल्लंघन कहा था। मिशेल ने अपने कार्यकाल में कश्मीर पर यूएनएचआरसी रिपोर्ट जारी की और वो रिपोर्ट भी बहुत विवादास्पद थी। 2020 में जब असम में घुसपैठियों की पहचान के लिए सरकार ने एनआरसी यानी कि राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर की प्रक्रिया शुरू की, तब भी मिशेल घुसपैठियों के बचाव में उतर आई और एनआरसी के खिलाफ मानवाधिकार उल्लंघन का नैरेटिव खड़ा किया। सीए यानी कि नागरिकता संशोधन अधिनियम, इसको मिशेल बैचले ने मुसलमान विरोधी बताया और ये स्टैंड और ये नैरेटिव किसका था सबको पता है। ये कांग्रेस का स्टैंड था कि सीए जो है वो मुसलमान विरोधी है। सीए के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान दिल्ली में जब दंगे भड़के तब मिशेल ने दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर उंगली उठाई। इसी तरीके से अक्टूबर 2020 में विदेशी चंदों की जांच का अभियान जब सरकार ने शुरू किया और ऐसे एनजीओ जो कि विदेशों से चंदा लेकर के और एंटी इंडिया नैरेटिव को बढ़ाते थे, जो भारत के खिलाफ ही साजिश करते थे, इनके खिलाफ जब सरकार ने अभियान शुरू किया तो ऐसे एनजीओ को एक तरीके से मिशेल ने उनका साथ दिया और उन्होंने बयान जारी करके इसे अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला बताया। आप सोचिए कि जिस नेता का भारत के खिलाफ इतने मामलों में और इतने मौकों पर इस तरीके से एंटी इंडिया स्टैंड लेने का जिसका रिकॉर्ड रहा हो, कांग्रेस ने उसे अंतर्राष्ट्रीय इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया। अब इसके बाद कांग्रेस की राजनीति को किस नजरिए से देखा जाए, यह भी अपने आप में एक सवाल है। भारत सरकार ने मिशेल बैचले के आरोपों को बार बार खारिज किया, उसे लोकतांत्रिक निर्णयों को कमजोर करने और भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने वाला बताया, भारत में बंटवारे की राजनीति को बढ़ावा देने वाला बताया और उस मिशेल को कांग्रेस ने सम्मानित किया है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की प्रमुख रहते हुए मिशेल बैचले कैसे एंटी इंडिया नैरेटिव को फैलाने में जुटी हुई थी और कैसे भारत को बदनाम करने वाली एक तरफा रिपोर्ट यूएन में उन्होंने रखा, इसका खुलासा भारत कई मंचों पर कर चुका है
और विदेश मंत्री जयशंकर कई बार इस बारे में बात कर चुके हैं। आपको सुनाते हैं एस जयशंकर का वो बयान जिसमें साल 2020 में आई मिशेल की जम्मू कश्मीर वाली विवादित रिपोर्ट का वो जिक्र कर रहे हैं। और इस रिपोर्ट में मिशेल ने यह बात छिपा दी थी कि कश्मीर के आतंकवाद का कनेक्शन पाकिस्तान से, पाकिस्तान के आतंकी और उनके संगठन घाटी में घुसकर आतंकी माहौल बनाते हैं, आतंकी गतिविधियों को अंजाम देते हैं, आतंकी हमले करते हैं। मिशेल ने अपनी रिपोर्ट में इसे जम्मू कश्मीर के युवाओं का विद्रोह बताया था। एक बार सुनिए कि जयशंकर क्या कह रहे हैं उस रिपोर्ट के बारे में। I've seen from the same body reports about the situation in Jammu and Kashmir, where you see how carefully they skirt around that cross-border terrorism problem, as though somehow it has nothing to do with the country next door. So please understand also where they are coming from. Look at the record of how they have handled this issue in the past. तो ये बात तो आप भी समझ गए होंगे कि कैसे अपने पद का इस्तेमाल कर मिशेल बैचले ने दुनिया भर में एंटी इंडिया नैरेटिव को आगे बढ़ाया। सवाल यह है कि उसके पीछे आखिर शह किसकी थी? क्या इसके पीछे कांग्रेस का कोई कनेक्शन था? आखिर मिशेल अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की छवि खराब करने वाली उन्हीं बातों को क्यों दोहरा रही थी जिसे कांग्रेस भी यहां हवा देती रहती? सोनिया गांधी ने जिस तरह मिशेल को 2024 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार के लिए चुना, वो इसलिए भी सवालों के घेरे में, और बीजेपी उस पर सवाल उठा रही है, कह रही है कि मिशेल को इस पुरस्कार के लिए चुने जाने के पीछे असली वजह उनकी एंटी इंडिया वाली सोच है। अब शशि थरूर जैसे कांग्रेस के नेता मोदी सरकार की तारीफ में जब कसीदे पढ़ देते हैं, मोदी सरकार के विकास के कार्यक्रमों को सपोर्ट दे देते हैं, तो उसी कांग्रेस को बहुत मिर्ची लग जाती। तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस के सांसद शशि थरूर के खिलाफ कांग्रेस के नेताओं ने अब मोर्चा खोला हुआ है। शशि थरूर को नसीहत देने से लेकर उनकी जमकर लानत मलानत तक की जा रही है। और इसकी शुरुआत दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित से हुई है, जिन्हें पार्टी ने हालांकि अभी हाशिए पर धकेल रखा है। संदीप दीक्षित ने कहा कि यदि थरूर को वास्तव में लगता है कि बीजेपी या प्रधानमंत्री मोदी की रणनीतियां या उनकी पॉलिसीज कांग्रेस से बेहतर है, तो उन्हें इसका खुलकर स्पष्टीकरण देना चाहिए। यदि वो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो ढोंगी कहलाएंगे। अगर वो बीजेपी से हमदर्दी रखते हैं तो फिर वो कांग्रेस में क्यों बने हुए? वो पार्टी छोड़कर बीजेपी में क्यों नहीं चले जाते? शशि थरूर के खिलाफ कांग्रेस का इकोसिस्टम अगर अचानक सक्रिय हो गया है तो उसके पीछे मिशेल का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से नवाजा जाना भी। संदीप दीक्षित जैसे नेता शशि थरूर को बीजेपी में जाने की नसीहत देकर कांग्रेस के उसी एंटी इंडिया नैरेटिव को आगे बढ़ा रहे हैं जो शशि थरूर की मोदी सरकार की तारीफ से कमजोर पड़ रही। आपको मैं बता दूं कि गांधी परिवार के 3 ट्रस्ट हैं: राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट और इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट। और इन ट्रस्टों में जो वित्तीय गड़बड़ी की जो जांच है वो 2020 से गृह मंत्रालय की एक कमेटी कर रही है, और जिसमें जांच का जिम्मा ईडी के स्पेशल डायरेक्टर को सौंपा गया था। गांधी परिवार के इन तीनों ट्रस्ट की अध्यक्ष सोनिया गांधी हैं, और इनमें से इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार देता है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 1986 से दिया जा रहा है, और ट्रस्ट के मुताबिक ये पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय शांति, निरशस्त्रीकरण और विकास के क्षेत्र में असाधारण योगदान करने वाले व्यक्तियों या ऐसे संगठनों को दिया जाता है। और इसमें प्रशस्ति पत्र के साथ साथ 25 लाख रुपए नगद दिए जाते हैं। और सोचिए कि ये जो पुरस्कार है जब मिशेल जैसे नेता को दिया जा रहा है, एक ऐसे नेता को जिसकी पूरी छवि जब वो बहुत महत्वपूर्ण ओहदे पर थी तो भारत के खिलाफ जो नैरेटिव है उसको आगे बढ़ाने में गुजरा, और जिन्होंने हर मौके पर भारत के मुकाबले पाकिस्तान को बढ़ावा दिया, पाकिस्तानी नैरेटिव को आगे बढ़ाया, उस तरह के नेता को अगर कांग्रेस आज इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार के लिए चुन रही है तो ये सवाल तो उठेगा ही कि भाई ये कांग्रेस हर बार ऐसा क्यों होता है कि कांग्रेस की पॉलिसी कई बार पाकिस्तान को ज्यादा बेहतर अच्छी लगती है, उसको सूट करती है, और कई बार उन ताकतों को जो हमेशा भारत को नीचा दिखाने की फिराक में रहती है।
तो क्लियर कट में अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि आखिरकार क्यों कहा जा रहा है कि अगर इसी रफ्तार से तेंदुए गांव गली में दिखने लगे तो वो दिन बहुत दूर नहीं है जब स्ट्रीट डॉग के बाद स्ट्रीट लेपर्ड वाला भी टर्म आपको रोजाना सुनने को मिलेगा। तो महाराष्ट्र के कई इलाके इस वक्त लेपर्ड टेरर के साए में जी रहे हैं। बीड, नासिक, पुणे, कोल्हापुर, अहिल्यानगर, कई जिलों में आदमखोर तेंदुए ने लोगों की नींद उड़ा रखी। कभी घर में तो कभी कॉलेज में, जहां देखिए तेंदुआ घुसा चला आता है। कभी चलती गाड़ी पर अटैक कर दे रहा है, कभी पुलिस वालों पर हमला कर रहा है, तो कहीं पर किसानों की जान पर बन रहा है। मतलब इन दिनों तेंदुआ महाराष्ट्र में खौफ का दूसरा नाम बना हुआ। सरकार को इस पर इमरजेंसी मीटिंग बुलानी पड़ी। इसे राज्य आपदा घोषित करने की तैयारी है और तेंदुओं को पकड़ने के लिए, उन्हें कंट्रोल करने के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कई एक्शन ले रहे हैं, जिसके बारे में मैंने कल आपको बताया था। आज मैं सबसे पहले आपको एक आदमखोर तेंदुए की नई तस्वीर दिखाता हूं, जिसने कई लोगों को अपना शिकार बनाया है। अभी जो टीवी स्क्रीन पर आप एक नरभक्षी लेपर्ड की तस्वीर देख रहे हैं, ये पुणे के पिंपरखेड़ में इसने आतंक मचा रखा था। पिंपरखेड़ में इस तेंदुए का खौफ कितना था, इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं इन तस्वीरों को देखकर जो अभी आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहां इसके खौफ में लोग अपने गले में कांटेदार नुकीले पट्टे लगाकर खेतों में काम करते थे। ये तेंदुओं के हमले से बचने के लिए एक नेक गार्ड के तौर पर एक काम करता था। बाघ या तेंदुआ जब इंसानों पर हमला करते हैं तो अक्सर वो गले को निशाना बनाते हैं। वो ज्यादातर गले से पकड़ते हैं लोगों को और उनको खींच कर ले जाते हैं जंगल में या गन्ने के खेतों में। ऐसे में एक कांटेदार जो बेल्ट है वो एक सुरक्षा गार्ड की तरह काम करता है, एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। तो सिर्फ लोग ही नहीं बल्कि इसी तरीके से जानवरों को भी, मवेशियों को भी कांटे नुकीलेदार पट्टे लगाए गए थे गले में। अपने पालतू जानवरों को तेंदुए से बचाने के लिए उन्हें मजबूरी में इस तरीके से करना पड़ रहा था। देखिए किस तरीके से जो स्ट्रीट डॉग हैं या जो पालतू डॉग हैं, कुत्ते हैं, उनको किस तरीके से ऐसे बेल्ट लगाकर रखा जाता था। आमच्या परिसरामध्ये बिबट्यांचे प्रमाण खूप वाढले आहे। शेतामध्ये काम करायला गेल्यावरती ना बिबट्या शक्यतो मानेवरती हल्ला करतो आणि मान वाचण्यासाठी कुत्र्याच्या गळ्यामध्ये बेल्ट पाहिला, कुत्र्याची आणि बिबट्याची झुंज पाहिली। त्यामुळे आमच्या लक्षात आलं का बेल्ट जर आपण घातला तर काम करू शकतो, मान वाचली तर जीव पण वाचेल। म्हणून आम्ही ही संकल्पना मनामध्ये घेऊन बेल्ट घालून शेतामध्ये गवत कापतो, जनावरांचं खाद्य काढतो, पाणी वगैरे भरायचं काम सगळं आम्ही बेल्ट घालूनच करतो। हा बेल्ट घातला आहे वाघाचं संरक्षण म्हणजे कुत्री आम्ही पट्ट्यामुळे वाचली। या कुत्र वाचलं पहिलं 2-3 तर पहिली मारल्यात किती, पण मागून हे पट्ट्या याच्यामुळे वाचलं। वाटतंय का हे कुत्र वाचलं आपल्या पट्ट्यामुळे, मग आपल्याला सुद्धा वेळ घालायची बारी आली। या वाघामुळे करायचं काय, आता जगायचं कसं असा प्रश्न झालाय मोठा। लय मोठं व्हिडिओ मोटर चालू करायचं जाता येत नाही, कशामुळे अशी अडचण झाली। शेतात जाता येत नाही, काय करायचं काय, माणसं मजूर येत नाही शेतामध्ये। तो पिंपरखेड़ में तो आदमखोर पकड़ा गया, लेकिन अभी भी महाराष्ट्र के कई इलाके ऐसे हैं जहां इनकी दहशत बरकरार है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर इनके हमले अचानक इतने बढ़ क्यों गए, क्यों ये आदमखोर होते जा रहे हैं। और ये बात अगर समझना है तो हमारे एक सहयोगी राकेश त्रिवेदी ने एक ऐसे ही रेस्क्यू सेंटर में जाकर आदमखोर तेंदुए जहां रखे गए हैं पकड़कर, वहां से एक रिपोर्ट की है। जरा देखिए। मैं आपको दिखा रहा हूँ एक ये रेस्क्यू सेंटर की तस्वीर है जहाँ पर एक तेंदुआ जो है जिसे यहाँ पर रेस्क्यू करके लाया गया है। ये एक मैन ईटर तेंदुआ है जिसने महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में जो कहीं पर अटैक किया था, जिसके बाद उसे मुंबई के इस रेस्क्यू सेंटर पर लाया गया है। ये इतना खूंखार हो चुके हैं, इतने कि अटैक करने लगे हैं और अब मानव को जो है अपना निशाना बनाने लग गए हैं। आप देखेंगे यहाँ पर इन्हें रेस्क्यू किया गया है। मेरे साथ यहाँ पर डॉक्टर भी मौजूद हैं। मैडम, ये मैन ईटर्स में से एक है। कितने मैन ईटर्स इस वक्त हमारे रेस्क्यू सेंटर में? एक 5-6 मैन ईटर हमारे पास है जिनको केज में या ट्रैंक्युलाइज करके पकड़ा गया है। कि ये जो मैन ईटर्स अचानक क्यों बन जाते हैं, क्या इसके लिए इन्हें खाने की कमी जंगलों में होने लगी है या ह्यूमन जो एनक्रोचमेंट है वो ज्यादा होने लगा है, क्या कुछ स्टडी कहती है? मतलब उनका जो मैन ईटर होने के तो बहुत सारे रीजन है
कि जैसे अगर एक तेंदुओं को पकड़ा और दूसरी जगह पे छोड़ दिया तो उनको उनका खाना कहाँ मिलता है, पानी का ये पता नहीं है, तो वो सिचुएशन में भी वो मैन ईटर होते हैं। या तो अगर जंगल जैसे कोई एरिया में प्रे बहुत ही कम है, उनको प्रे नहीं मिल रहा है, तो उसी टाइम पे वो छोटे बच्चों को या आदमी पे अटैक करने के ट्राई करते हैं, उसी टाइम हो जाता है। ऐसे बहुत सारे रीजन है। कोई अगर चल रहा है उसके ऊपर उसने अपने सेल्फ डिफेंस में भी वो कभी कभी मतलब बाय एक्सीडेंटली मैन ईटर बन जाते हैं। तो एक रिपोर्ट ये कहती है कि महाराष्ट्र में जो इस समय तेंदुओं की संख्या है वो 3800 है और इधर के दिनों में रत्नागिरी, नासिक, पुणे, अहिल्यानगर में इनकी संख्या और तेजी से बढ़ी है। इसलिए भी तेंदुओं का इंसानों पर हमला बढ़ रहा है। नासिक में 5 लोगों को तेंदुए ने अपना शिकार बना लिया हाल के दिनों में, जिसमें से एक किसान की मौत हो गई। पुणे में 15 दिनों के भीतर आदमखोर तेंदुए ने 3 लोगों की जान ले ली। अहिल्यानगर में पिछले 10 दिनों में तेंदुए के हमले में 3 ऐसी घटनाएं हो चुकी है जिसमें लोग घायल हो गए। नागपुर और जलगांव में भी तेंदुओं का आतंक बढ़ता जा रहा है। असल में महाराष्ट्र में गन्ने की खेती बहुत बड़े पैमाने पर होती है। पुणे जिले के जुन्नूर, अंबेगांव और शिरूर जैसे इलाकों में कभी बहुत घने जंगल हुआ करते थे, लेकिन जंगल की जगह अब यहां गन्ने के खेत नजर आते हैं और ये खेत तेंदुओं को छिपने की एक बढ़िया जगह मुहैया करा देते हैं। और ऐसा सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं है, देश के कई राज्यों में तेंदुए जंगल की बजाय खेतों और रिहायशी बस्तियों का रुख करने लगे हैं। यहां तक कि पिंजरे में पकड़ने के बाद कई तेंदुओं को जब जंगल में दोबारा जब छोड़ा जाता है तो दोबारा कुछ दिनों में वापस आकर खेतों और इंसानी बस्तियों के करीब रहने लग जाते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तेंदुओं को जंगल की बजाय खेतों में रहना अब ज्यादा आसान लगने लगा है। जंगल में जंगली जानवरों का शिकार करने की तुलना में रिहायशी इलाकों में मवेशियों और छोटे मोटे जानवरों का शिकार करना उनके लिए ज्यादा आसान है। लंबे समय तक खेतों में रहने की वजह से तेंदुओं के व्यवहार में भी बदलाव दिखने लगा है। खेतों में रहने की वजह से उनकी कमर मोटी हो गई है और पंजे कुंद होते जा रहे हैं। दबे पांव चलकर और फुर्ती से शिकार करने की जो काबिलियत उनमें होती थी अब वो कमजोर पड़ती जा रही और ज्यादातर मामलों में तेंदुओं के शिकार अब मवेशी होते हैं। इसीलिए ये कई बार इंसानों पर भी हमला करने से नहीं हिचकते। महाराष्ट्र के मुंबई के आसपास के इलाकों में तेंदुओं की जो डेंसिटी है वो बहुत ज्यादा है और इतनी ज्यादा है कि ये पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा डेंसिटी बताई जाती है। लेकिन यहां गौर करने वाली बात यह है कि हाल के दिनों में यहां पर इंसानों पर तेंदुओं का हमला बढ़ने की बजाय कम हुआ है। ये जो चीज देख रहे हैं जो कि उलट है बाकी इलाकों के मुकाबले, ये कैसे हो रहा है इसको समझने की हमने कोशिश की निकेत सुर्वे से, जो कि एक वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट हैं। सुनिए जरा उनको। मुंबई में लेपर्ड्स की सबसे ज़्यादा डेंसिटी है वर्ल्ड में और उसी तरह आपको पता है लोगों की भी सबसे ज़्यादा डेंसिटी है, बट उतने अटैक्स नहीं हो रहे। बट ऐसा हमेशा इधर नहीं था। मुंबई में भी एक टाइम था जब लोगों पर अटैक्स होते थे और तभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने, मैनेजमेंट ने मिलके एक मल्टी प्रॉन्ग्ड अप्रोच अपनाया। मतलब काफ़ी मात्रा में, जैसे आप जैसे जर्नलिस्ट से बातें करके अवेयरनेस स्प्रेड की, एक सिटीजन साइंस इनिशिएटिव आया, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की रेस्क्यू टीम को और सक्षम और इक्विप बना करके सो दैट दे कैन डील विद द इशू। कई बार ऐसा होता है लेपर्ड्स एक सोशल स्ट्रक्चर में रहते हैं। एक एरिया में एक फीमेल होगी, उसके बच्चे होंगे, एक नर होगा, उसके एरिया में और 2 मादी होंगी। तो जब कभी इनको यहाँ से पकड़ कर कहीं दूसरी जगह ले जाया जाता है, कहीं छोड़ा जाता है, ये रिसर्च ने भी दिखाया है कि जब आप तेंदुओं को एक जगह से लेकर के कहीं और छोड़ देते हो तो यहाँ पर सोशल स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है और जहाँ पे उनको रिलीज किया जाता है कई बार वहां पर भी अटैक्स बढ़ जाते हैं। तो देश के कई राज्यों में तेंदुओं की संख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है कि अब ये कहा जा रहा है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत शेड्यूल 1 से हटाकर इसको शेड्यूल 2 में रखा जाए ताकि इनकी आबादी नियंत्रित करने को लेकर कुछ काम किया जा सके। और यह है तेंदुओं की दहशत की कहानी। तो क्लियर कट में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।